Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with a new topic of SST, that is farming and its types. As the name suggests, in this chapter what we are going to study? Different types of the farming and the importance of the farming. So let's start the chapter with the introduction of farming. Basically farming होता क्या है बेटा? जब आर्ट और साइंस ऑफ एग्रीकल्चर कलेक्टिवली मिक्स ना, दैट इज़ कॉल्ड फार्मिंग. यानी कि जब आपको सीखना आ जाता है, जब आप सीख जाते हो कि कैसे कल्टीवेट करना है, कैसे प्लांट को ग्रो करना है, तो उसे हम कहते हैं फार्मिंग. ठीक है, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर. और आपको ये भी पता है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग ने जब एग्रीकल्चर करना सीख लिया, जब इस आर्ट और साइंस को सीख लिया, तो उसके बाद उसने सेटल्ड लाइफ जीनी सीख ली. तो वहाँ से जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो हंटर गैदरर से सेटल्ड पर्सन में आ गया था. सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी इस्टेब्लिश होना. सो यू कैन से कि फार्मिंग जो था उसने अर्ली ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था. तो फार्मिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज एंड प्रीवियस डेज ऑल्सो, क्योंकि बिना देखो एग्रीकल्चर के हमारी ज़िंदगी तो नहीं चल सकती है. एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, सो नॉट ओनली ग्रोइंग द क्रॉप्स, कि हमने क्रॉप उगा दी, कि गेहूँ उगा दिया, चावल उगा दिया, नहीं. इसके साथ साथ फार्मिंग में आता है आपका कैटल रेयरिंग, यानी कि जो आप जानवर, जो आपके लाइफ स्टॉक्स होते हैं ना, गाय भैंस, कैमल, शीप, ये जो हम पालते हैं, वो भी इसमें आता है फार्मिंग में. तो कई बार बच्चों को लगता है फार्मिंग का मतलब सिर्फ पौधे उगा दिए, नहीं. उसके साथ साथ कैटल रेयरिंग भी आएगा, डेयरी फार्मिंग भी आएगा, जहाँ पे हम दूध निकालते हैं और बेचते हैं. देन आपका फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन भी आता है ना. हम ऑर्चर्ड लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं फ्रूट्स के, उनको बेचते हैं, फ्लावर को बेचते हैं. तो ये सारे कल्टीवेशंस जो हैं ये फार्मिंग में आते हैं. एंड ऑल टाइप्स ऑफ फूड इंक्लूडिंग योर सीरियल्स, अनाज खाते हो ना, गेहूँ, चावल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस. इंडिया में तो बहुत वैरायटी की दालें मिलती हैं. देन फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एंड मीट, entirely the products of agriculture. In addition, it also provides us the raw material for many industry. आप देखो बहुत सारी फार्मिंग ऐसी भी होती है, जैसे हमने कॉटन ग्रो कर दिया, आप कॉटन खाएंगे थोड़ी ना, लेकिन कॉटन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसका मतलब फार्मिंग जो है या ये तो भाई आप कह सकते हो ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी में. एक तरफ हमें फीड कर रहा है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी फीड कर रहा है. सो यू कैन से इट एक्ट एज द प्रोवाइडर ऑफ द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज. लाइक आपका शुगर केन, उससे जो है शुगर इंडस्ट्री चलती है, जूट से जूट इंडस्ट्री चलती है, रबड़ से रबड़ इंडस्ट्री चलती है ना. तो इस तरीके से फार्मिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है. चलो पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फार्मिंग. कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें हमारी फार्मिंग डिपेंड करती है? सबसे पहले सॉइल. देखो बेटा, अगर खेती बाड़ी करनी है, कल्टीवेशन करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं किस टाइप की सॉइल है. क्या यहाँ पे फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है? अगर फर्टाइल सॉइल है, लाइक आपकी अलूवियल हो गई, तो इट सपोर्ट्स द गुड वैरायटी एंड गुड कल्टीवेशन. अगर आपकी बिल्कुल ही रेड एंड येलो सॉइल है और सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है, बिल्कुल लूज है, सैंडी सॉइल है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट द बेस्ट कल्टीवेशन. सो कहने का मतलब ये है द क्वालिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करती है हमारी फार्मिंग. सो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी कल्टीवेशन के लिए. देन सॉइल के बाद आपका आता है रिलीफ फीचर्स, कि कैसी टोपोग्राफी है, मतलब आप कहाँ पर हैं, प्लेट्यू रीजन में हैं, डेल्टा रीजन में हैं, प्लेन रीजन में हैं या हिली रीजन में हैं. तो देखो बेटा, जितना आप प्लेन रीजन पे होगे तो प्लेन रीजन में सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ की मिट्टी अलूवियम डिपॉजिट होती है या फर्टाइल होती है.
डेल्टा रीजन में भी आपको फर्टिलिटी ज़्यादा मिलेगी। सो इस जगह पर क्या होता है, प्लेन रीजन में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और फार्मिंग एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप मिनरल एरिया में जाओगे ना, प्लेट्यू रीजन में, वहाँ पे रॉकी एरिया ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है। सेम एज माउंटेन वेजिटेशन पे अगर जाते हो, माउंटेनियस एरिया में जितनी हाइट पे, तो वहाँ पे भी कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है। सो रिलीफ फीचर पे भी डिपेंड करता है आपका प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। देन आफ्टर दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चर और टेम्परेचर, ये जो दो होते हैं ना फार्मिंग में, ये सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश नहीं होनी चाहिए, ना बहुत कम। सो मॉइस्चर और टेम्परेचर कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर रीजन की फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। आप बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन में हो, सैंडी एरिया में हो, तो वहाँ आपको स्कैंटी ऑफ रेनफॉल है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी कल्टीवेशन। लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में हो, अच्छे से जो वाटर साइकिल चल रही है, पर्सिपिटेशन अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, रेनफॉल भी अच्छी है, तो वहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट है फॉर फार्मिंग। देन आपका इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मिंग जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट कैसी है उस एरिया में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कैसा है, लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, पैसा, फाइनेंस, वो आपको अच्छा मिल रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी फार्मिंग। देन मिसलेनियस फैक्टर्स भी हैं। मिसलेनियस मतलब मिक्सचर्स ऑफ द फैक्टर, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, क्या कानून बना हुआ है। कई बार आप देखते हो ना किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्री की कैसी है, अगर वहाँ पे अच्छे आपको इक्विपमेंट मिल रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो अच्छे से कल्टीवेशन होगा। तो मिसलेनियस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है हमारी फार्मिंग। चलो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे। कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, तो ब्रॉडली हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड नंबर 2 कमर्शियल फार्मिंग। Subsistence, as the name suggests, subsistence means which is only for the livelihood, जिसमें हम सिर्फ अपना निर्वाह कर रहे हैं, जहाँ पे हम बेचने की, खरीदने की, ट्रेड पर्पस की, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इतनी खेती हो जाए जिससे मेरा घर या मेरा जो फैमिली है अच्छे से चल सके, उतना जो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और यहाँ पे क्योंकि हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने घर के लोगों के साथ मिलकर या थोड़े बहुत लेबर लेके हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके अलावा आपका आता है नोमैडिक हर्डिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम डैट आता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नोमैडिक हर्डिंग की। नाम से ही पता चल रहा है नोमैडिक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना, नोमैड। इट इज़ चीफली प्रैक्टिस बाय द नोमैड्स हु रेयर द कैटल, शीप, गोट्स, कैमल, याक्स। ये क्या होता है कि भाई इनके पास जानवर होते हैं और जानवरों के ग्रेजिंग ग्राउंड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। थोड़ी देर तक, थोड़े समय के लिए जब जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे ये थोड़ी सी कल्टीवेशन कर लेते हैं। तो जब वहाँ पे कल्टीवेशन कर लेते हैं, वंस अगेन वहाँ का जब फॉडर ख़त्म हो जाता है, तो इन सर्च ऑफ फॉडर एंड नेचुरल वेजिटेशन ये अपने कैटल को लेके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर वहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं, तो फिर वहाँ थोड़ी सी आसपास की ज़मीन को एक्वायर करके खेती करने लग जाते हैं। तो डैट इज़ नोन एज द नोमैडिक हर्डिंग। आपको बेसिकली ये आपको जो मिलेगी ना नोमैडिक हर्डिंग देखने को, ये सेंट्रल एशिया में, नॉर्दर्न यूरोप में और ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलेगी। देन नोमैडिक हर्डिंग के बाद आती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है मोस्टली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया के आसपास की एरिया में आपको दिखेगी, या जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो इसे करते हैं प्रैक्टिस। वो क्या करते हैं, एक पैच ले लेते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट होता है उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उसे बर्न कर देते हैं। ठीक है, जलाने के बाद क्या होता है, राख मिल जाती है और वो एरिया खाली हो जाती है, तो उस एरिया पे वो अपना खेती कर लेते हैं। लेट्स से 4-5 ईयर उन्होंने खेती कर ली। खेती करने के बाद वो फिर इस एरिया को छोड़ देते हैं टू रीगेन द फर्टिलिटी। फिर वो जंगल में और अंदर चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा पैच क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होने लग जाता है। लेकिन क्योंकि वो इसमें क्या कर रहे हैं, जंगल का एक पैच जो है वो जला रहे हैं ताकि वो क्लियर हो जाए, तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके,
तो ऐसे ऐसे वो थोड़ा थोड़ा पैच आगे वर्क करते जाते हैं कल्टीवेशन और आगे बढ़ते जाते हैं जंगलों में। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहलाती है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहलाती है, और ये वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट में आपको मिलेगी। सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, वेनेजुएला, ब्राज़ील, जायरे, मलेशिया, फिलीपींस, इंडिया में भी इसे अलग अलग नाम से पहचाना जाता है और बोला जाता है। लाइक झूमिंग भी कहते हैं इसे इंडिया में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। शिफ्ट हो रहा है ना। देन मूविंग टू द इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग की अगर हम बात करें, सो इंटेंस मतलब डीप प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो हम उसे इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। होता क्या है इंटेंसिव फार्मिंग में बेटा, कि एक ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा है, ठीक है, किसान के पास, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब उसी ज़मीन के टुकड़े से हमें जो है क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो क्या हो रहा है इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि प्रेशर पड़ रहा है लैंड पे। तो अब उसी ज़मीन के टुकड़े से जब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन निकालनी है तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो ज़मीन का टुकड़ा है नहीं कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लूँ, तो थोड़ा सा मॉडर्न फार्मिंग, थोड़ा सा मॉडर्न इक्विपमेंट, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सबको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। सो दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव फार्मिंग, और ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे ही होती है विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। हाँ, लेकिन इम्प्रूव्ड थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, एडवांस नहीं, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को, इम्प्रूव सीड्स को, इम्प्रूव इरिगेशन को यूज़ किया जाता है। आपको ये बेसिकली मिलेगी मॉनसून लैंड्स में, एशिया में, चाइना में, जापान, कोरिया, वियतनाम में एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इस टाइप की इंटेंसिव फार्मिंग मिलेगी। सो ये आपको याद रखना है कि इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स जब स्मॉल लैंड होल्डिंग है, प्रेशर है लैंड पे, और उसी लैंड होल्डिंग से हमें ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन निकालनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द कमर्शियल फार्मिंग। नाम ही बता रहा है, फॉर द कॉमर्स, फॉर द ट्रेड पर्पस, फॉर द प्रॉफिट पर्पस। सो कमर्शियल फार्मिंग जो है बेटा वो लार्ज स्केल पे होती है, और इसमें जो है प्रॉफिट मेकिंग माइंड होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। और कमर्शियल फार्मिंग जो है वो क्रॉप स्पेशलाइजेशन फार्मिंग होती है, यानी पर्टिकुलर किसी एक या दो क्रॉप को लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। अगर चीफ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो इसमें एक्सटेंसिव फार्मिंग आती है, देन मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन, डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग से। एक्सटेंसिव फार्मिंग मेक्स द मिनिमम यूज़ ऑफ मैक्सिमम लैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा लैंड होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, लेबर इंटेंसिव नहीं होती ये कैपिटल इंटेंसिव होती है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होती है, यानी कि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा के लार्ज स्केल पे जो है खेती की जाती है। लेट्स से 1000 to 2000 एकड़ की ज़मीन होती है, एवरेज साइज़ मैं आपको बता रही हूँ, और पूरे साल एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। फार्मिंग ऑपरेशन आर फुली कंबाइंड, यूज़ द कंबाइंड हार्वेस्टर हो गया, फुली मैकेनाइज्ड है, ट्रैक्टर्स है प्लविंग के लिए, सीड ड्रिल के लिए, सोइंग के लिए, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी। आप देखोगे जो आपका ये टेम्परेट ग्रास लैंड है ना वर्ल्ड में, वहाँ पे इसे एक्सटेंसिव फार्मिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। वीट हो गया, मेज़ हो गया, मेन क्रॉप्स हैं आपकी। एक्सटेंसिव फार्मिंग अगर आप देखोगे तो US, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती है, क्योंकि लार्ज स्केल पे यहाँ पे 2 क्रॉप्स को एक साल में उगाया जाता है। और प्रेरीज को तो हम कहते भी हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। These countries, they are using the temperate grassland to cultivate the 2 crops in a year with the help of advanced technology. सबसे ज़्यादा वीट जो है वो एक्सपोर्ट होता है। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं। नियरली 1/2 of the India's total land is under the cultivation and about 2/3 of the population is directly or indirectly depend on the farming. तो इंडिया में अभी भी हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। बेटा देखो ये कमर्शियल फार्मिंग ये चल रही है, तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर तो कर रहे हो, कल्टीवेशन तो कर रहे हो, साथ साथ आप एनिमल्स को भी रियर कर रहे हो।
यानी जानवर भी पाल रहे हो, लाइव स्टॉक्स भी पाल रहे हो, तो ऐसी फार्मिंग को हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, जहाँ पे कैटल रियर किए जाते हैं फॉर मीट, मिल्क, फर और वूल, किसी भी पर्पज़ के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। और जनरली ये जो मिक्स फार्मिंग है ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया में होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सीरियल्स हैं, रूट क्रॉप्स हैं और या हे है, कैटल है, इन सबको यूटिलाइज किया जाता है। फार्मर्स जो है वेल डेवलप्ड सिस्टम को यूज़ करते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन होती है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको जो है रीगेन किया जाता है। एफिशिएंट मेथड यूज़ होते हैं कल्टीवेशन के, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है। सो मिक्स फार्मिंग इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड नॉर्थ अमेरिका में, वेस्ट यूरोप में, रशिया, इंडिया में। इसके अलावा डेयरी एनिमल्स फार्मर्स ऑल्सो रियर द पिग्स एंड पोल्ट्री ऑल्सो। ठीक है ना, कई बार होता है ना मुर्गी को, बत्तख को पालना उनके अंडों के लिए, तो ये भी होता है मिक्स्ड फार्मिंग में। अब हम चलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग में। प्लांटेशन, आप ये देखो पिक्चर दिख रही है आपको टी स्टेट्स की, ओके, रबर ट्रीज की। सो द फार्मर इन द वार्मर एंड वेटर रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गीला मौसम सा होता है ना, ट्रॉपिकल एरिया या सब ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन, वहाँ पे पर्टिकुलर एक सिंगल क्रॉप की स्पेशलाइजेशन में फार्मिंग होती है। सो दीज फार्मर आर कॉल्ड द प्लांटेशन फार्म्स वेयर द क्रॉप्स आर केयरफुली टेंडर्ड ओवर 3 to 4 ईयर। आपके देखो, आप चले जाओ आसाम वगैरह साइड, आपको पूरा टी प्लांटेशन की पहाड़ियाँ ही नज़र आएंगी। तो यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्क किया जाता है और एक ही क्रॉप को 3-4 साल लगातार उगाया जाता है। दिस मेथड इंश्योर्स दैट द क्वालिटी ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट शुड हाई, क्योंकि इन्हें क्या है, इसे मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए बेचना है, इसलिए इसको ये लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जो मेजर क्रॉप प्लांटेशन होती हैं वो आपकी टी होती है, रबड़ होती है। देन अपार्ट फ्रॉम डैट कॉफ़ी, कोकोआ, बनाना, ये सारे भी आपके प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसको ओन करती हैं। प्लांटेशन फार्मिंग जो फर्स्ट यूज़ हुई थी, डैट वाज बाय द यूरोपियन कॉलोनाइजर। द ब्रिटिश स्टार्टेड द टी गार्डन इन इंडिया, इन द आसाम हिल्स, दार्जिलिंग एंड श्रीलंका में उन्होंने रबर प्लांटेशन को, मलेशिया में रबर प्लांटेशन को बढ़ावा दिया था। उसके बाद जो फ्रेंच कॉलोनाइजर आए उन्होंने भी किया, फिर अमेरिकन ने भी इसको स्टार्टअप किया था। नाउ मूविंग टू द डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग जो है आपका कैटल इसमें रियर किए जाते हैं फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मैनुअल लेबर भी यूज़ किया जाता है इसमें और आपकी मशीनरी भी यूज़ की जाती है। बेसिकली जो डेयरी फार्मिंग आप देखोगे यूरोप में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। काउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल्क एनिमल इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट बुफेलो। द 3 लार्जेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर द डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस, नॉर्थ अमेरिका में होती है, वहाँ जानवरों को पाला जाता है उनके दूध के लिए और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में अगर आप देखोगे डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी गुजरात में, पंजाब में। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो इसे रन करती हैं। अब हम चलते हैं ट्रक फार्मिंग पे। ट्रक फार्मिंग जो है ये इंटेंसिव फार्मिंग का पार्ट है। इन दिस कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, मतलब जहाँ पे ये कल्टीवेशन होता है ना वहाँ से मार्केट ज़्यादा दूरी पे नहीं होती, थोड़ी दूरी पे होती है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ कल्टीवेशन किया, सामान को उठाया, ट्रक में लोड किया और मार्केट में बेचाए, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो होता है ना, जहाँ पे हम फ्रूट और वेजिटेबल और फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, तो ऐसी एरिया के पास मार्केट नियर बाय होनी चाहिए, तो ये ट्रक मार्केट कहलाती है। और ये आसपास की नियर बाय जो मार्केट होते हैं, जैसे हम सब्जी मंडी भी कह देते हैं, छोटे छोटे शहरों में इंडिया में ये बनी होती हैं और वर्ल्ड में भी बनी होती हैं। देन आप देखोगे इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग साइंटिफिक मीन्स आर यूज अलॉन्ग विद द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, क्योंकि देखो फर्टिलाइज़र तो यूज़ करेंगे ही, इरीगेशन भी यूज़ करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप को वो ग्रो कर पाएँ। तो अगर इम्पॉर्टेंट देखोगे इसमें तो आपको दिखेगा बीन, टोमेटो, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पम्पकिन, कैपेज, इस तरीके की आपको सब्जियां नज़र आ जाएंगी। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, ऑरेंज,
पीच, मेलन, ग्रेप्स और इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स जो होते हैं जो ट्रक फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेट, वो आपके होते हैं रोज़ और मैरीगोल्ड। आफ्टर दैट आपकी आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। मैनी कंट्रीज, चाहे वो इंडिया भी क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, द लैंड होल्डिंग्स हैव बिकम वेरी स्मॉल एज लैंड इज डिवाइडेड अमंग द फार्मर एंड इट्स सन्स। इंडिया में ये बेसिकली प्रॉब्लम है ना कि हेरिटेंस प्रॉपर्टी है, यानी कि पापा के साथ साथ उनके बच्चों में उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो क्या होगा, मान लो एक ज़मीन का टुकड़ा है 100 यार्ड का पापा का, और पापा की 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी, तो 25-25 स्क्वायर यार्ड आ गया ना सबके पास। तो क्या हुआ, ज़मीन का साइज छोटा हो गया। सो देयरफॉर मैनी फार्मर्स कम टुगेदर टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सो दैट इंटेंसिव फार्मिंग कैन बी प्रैक्टिस। क्योंकि अब डे बाय डे ज़मीन का साइज़ छोटा हो रहा है, तो किसान क्या करते हैं, चलो मिलकर हम अपने अपने खेतों को एक बड़े खेत का रूप देते हैं और मिलकर कमर्शियल पर्पस से फार्मिंग करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। लेकिन इसमें सब एग्रीड होते हैं, सबके पास अपनी ज़मीन का नक्शा होता है मिलकर, लेकिन वो एक बड़े खेत का रूप दे देते हैं और काम करते हैं। गवर्नमेंट का जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज करती है, क्योंकि देखो छोटी लैंड होल्डिंग से तो आपका प्रोडक्शन निकल नहीं सकता, बड़ी लैंड होल्डिंग से आप अच्छा काम कर सकते हो। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र, इन सब को जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। देन आपका आता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग में इंडिविजुअल फार्मर्स कम टुगेदर एंड अंडरटेक द फार्मिंग टुगेदर। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल फार्मर तो होते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, द गवर्नमेंट अलाउज द फार्मर टू फॉर्म कलेक्टिवली एंड दीज फार्मर्स गेट शेयर और सैलरी एज मे एग्रीड अपॉन। जैसा गए है ना, गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस कर लिया कि भैया मिलकर काम करो, जो प्रोडक्शन होगी या तो हम आपको उसकी सैलरी देंगे या जो प्रोडक्शन हो रही है उसका हम आपको शेयर देंगे। सो ये हो गई कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव में सारे किसान आ गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुई। तो ये आपको मिलेगी लाइक जो कंट्रीज हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कलेक्टिव फार्मिंग। देन स्टेट फार्मिंग की बात करें तो गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव द फार्मिंग, लाइक टूल्स हो गए और अदर प्रैक्टिसेस हो गई, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस करती है। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन एंड चीफ पर्पस जो होता है, इसमें क्या होता है, रिसर्च की जाती है, लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ऐसा जिसमें गवर्नमेंट का पूरा जो है वर्क लग रहा है, साइंटिस्ट यूज़ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है गवर्नमेंट की, तो उसे हम स्टेट फार्मिंग कहते हैं। इसमें एक एडिक्वेट और कॉमन फार्मर्स आर इनकरेज टू फॉलो देम, मतलब वहाँ किसान इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज और उसके ऑफिशियल्स और उसके साइंटिस्ट उन्हें बताएंगे, उस टेक्निक को फॉलो करके उन्हें काम करना पड़ता है। सो जैसे आपकी बनी हुई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, they also conduct the research on these farming, तो that is called the state farming। आप ये पिक्चर देख सकते हो तमिलनाडु में आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की दी हुई है। Now the end for the chapter, let's do the quick revision। Number 1, the term farming includes growing crops, cattle rearing, dairy farming and horticulture too। सेकेंड हमने डिस्कस किया था बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे फार्मिंग जो है डिपेंड करती है, आपका सॉइल हो गया, रिलीफ फीचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर। फिर हमने डिस्कस किया था 2 चीफ क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग जो थी, दैट इज सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस अपने लिए और कमर्शियल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए। देन आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिफरेंट टाइप थे, नोमैडिक, शिफ्टिंग, इंटेंसिव फार्मिंग थी, ये सारा होता था, जिसमें फैमिली और कम्युनिटी मेंबर इन्वॉल्व होते थे। देन चीफ पर्पस ऑफ कमर्शियल फार्मिंग का क्या होता था, लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्ट को आप ग्रो कर रहे हो, ट्रेड पर्पस के लिए कर रहे हो और प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हो। देन स्टेट फार्मिंग जो है, इट इज़ कंसर्न विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली।